दोस्तों, जिस चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए भारत ने दिन रात एक कर दिए, हमारे इंजीनियरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भारत सरकार ने अपने देश के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई के 120 मिलियन पानी की तरह बहा दिए। आज उसी चाबहार पोर्ट को लेकर एक ऐसी दिल तोड़ने वाली और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि कोई भी भारतीय अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाएगा। जिस रणनीतिक गलियारे को हमने मध्य एशिया का रास्ता और भारत के गौरव का प्रतीक माना था, आज उसी चाबहार पोर्ट को ईरान खुली बोली लगाकर बेचने के कगार पर लाकर खड़ा कर चुका है। एक सच्चा भारतीय होने के नाते यह खबर हमारे आत्मसम्मान को झकझोर देती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रूर समीकरणों ने भारत की सालों की मेहनत को दांव पर लगा दिया है। जिस चाबहार पोर्ट को लेकर कभी भारत की रणनीतिक उम्मीदें, कूटनीतिक सपने और क्षेत्रीय प्रभाव की महत्वाकांक्षाएं एक नई दिशा लेती हुई दिखाई देती थीं, आज उसी परियोजना को लेकर उठती खबरों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों ने कई लोगों के मन में गहरी बेचैनी, चिंता और सवाल पैदा कर दिए हैं। वर्षों तक यह कहा जाता रहा कि यह केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की उस दूरदर्शी सोच का प्रतीक है जो उसे दक्षिण एशिया की सीमाओं से निकालकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप तक नए व्यापारिक गलियारों से जोड़ सकती है। जब भारत के इंजीनियरों ने कठिन परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों और सीमित संसाधनों के बीच काम करते हुए इस रणनीतिक परियोजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, तब इसे केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों से जुड़ी एक दीर्घकालिक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा गया। टैक्स पेयर्स के पैसों से किए गए निवेश को लेकर देश में यह भावना बनी कि भारत केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया अक्सर भावनाओं से नहीं, बल्कि कठोर हितों, बदलते समीकरणों और शक्ति संतुलन से संचालित होती है। और शायद यही कारण है कि आज चाबहार को लेकर उठ रही चर्चाओं ने लोगों के भीतर निराशा, आशंका और असहजता की भावना को जन्म दिया है। कई लोगों को लगने लगा है कि जिस परियोजना को भारत ने अपनी रणनीतिक पहुंच का आधार माना था, वह अब अनिश्चितताओं के भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या वर्षों की मेहनत, अरबों रुपए का निवेश, लंबी कूटनीतिक कोशिशें और बड़े बड़े वादे अब किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां भविष्य पहले की तरह स्पष्ट नहीं रह गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और वैश्विक शक्ति संघर्ष भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने लंबे समय से ईरान की आर्थिक और रणनीतिक नीतियों को प्रभावित किया है। जब अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हुईं और छूट की समय सीमा समाप्त होने जैसी खबरों ने माहौल बनाया, तब दुनिया भर के विश्लेषकों की नजरें अचानक इस बंदरगाह पर टिक गईं, क्योंकि चाबहार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि एशियाई शक्ति संतुलन का अहम बिंदु भी माना जाता रहा है। भारत के लिए यह परियोजना पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का विकल्प मानी गई। वहीं ईरान के लिए यह विदेशी निवेश, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का साधन था। लेकिन जब वैश्विक राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध, ऊर्जा संकट, सुरक्षा हित और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा एक साथ टकराती हैं, तब अक्सर छोटी से छोटी परियोजना भी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन जाती है। आज यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत की रणनीतिक गणना कहीं कमजोर पड़ गई? क्या बदलते हालात ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी, या फिर यह केवल अस्थायी अनिश्चितता है जो समय के साथ साफ हो जाएगी? कई भारतीयों के लिए यह विषय केवल विदेश नीति का नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी है, क्योंकि जब किसी परियोजना को राष्ट्रीय गौरव, आत्मनिर्भर सोच और क्षेत्रीय नेतृत्व के सपने से जोड़ा जाता है, तब उससे जुड़ी हर सकारात्मक या नकारात्मक खबर लोगों के दिलों को प्रभावित करती है। एक तरफ उम्मीदें हैं कि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक शक्ति और रणनीतिक समझ के दम पर हर चुनौती का समाधान निकाल लेगा, तो दूसरी तरफ चिंता भी है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव वर्षों की मेहनत पर असर न डाल दें। यह भी सच है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल हित स्थायी होते हैं, और यही कारण है कि किसी भी देश को समय समय पर अपने फैसलों, साझेदारियों और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है।
चाबहार की कहानी भी शायद इसी कठोर यथार्थ की याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं भी केवल निवेश या इरादों से नहीं, बल्कि लगातार बदलती परिस्थितियों, मजबूत कूटनीति और दीर्घकालिक रणनीति से सफल होती हैं। ऐसे में आज जब इस परियोजना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में भारत क्या कदम उठाएगा। क्या वह अपने रणनीतिक हितों को नए तरीके से सुरक्षित करेगा? क्या ईरान और भारत के रिश्ते किसी नए समझौते की दिशा में बढ़ेंगे, या फिर यह पूरा घटनाक्रम एशियाई भू राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत साबित होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर संकट अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आता है, और कई बार जो स्थिति पहली नजर में हार जैसी लगती है, वही भविष्य में बड़ी रणनीतिक वापसी की नींव बन जाती है। इसलिए चाबहार की कहानी केवल एक बंदरगाह की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, रणनीति, शक्ति, संघर्ष, बदलते समीकरणों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की वह कहानी है जिसे समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धैर्य और तथ्यों के साथ उसका मूल्यांकन करना। असल में इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की रियायत की समय सीमा 26 अप्रैल 2026 को पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके तुरंत बाद वॉशिंगटन ने साफ कर दिया कि वह इस छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बेहद सख्त चेतावनी जारी कर दी हुए कहा है कि अब अगर कोई भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार या लेन देन करेगा तो उसके ऊपर 25% का अतिरिक्त आर्थिक जुर्माना और टैक्स थोप दिया जाएगा। अमेरिका की इस सख्त नीति के बाद भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, जिसके कारण रणनीतिक रूप से भारत को चाबहार पोर्ट से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी और कुछ समय के लिए यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ गया। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब आर्थिक संकटों से घिरे ईरान ने इस पोर्ट के नियंत्रण को खुली बोली में बेचने का फैसला किया, जिसने भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में वर्चस्व की एक बहुत बड़ी होड़ शुरू कर दी। पर्दे के पीछे का यह कूटनीतिक ड्रामा इस समय हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे। वैसे तो ब्रिक्स का यह वैश्विक सम्मेलन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और बाकी देशों के प्रतिनिधि अपने वतन लौट चुके हैं, लेकिन भारत ने ईरानी विदेश मंत्री को अभी भी दिल्ली में रोक रखा है। साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में भारतीय कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी आराघची के साथ इस डील को बचाने के लिए आखिरी दौर की बेहद गुप्त और गंभीर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने स्पोर्ट के दीर्घकालिक नियंत्रण को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए अराघची के सामने $50 मिलियन का एक बेहद नपातुला प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत की इस सीक्रेट और बंद कमरे की बातचीत की भनक अचानक बीजिंग को लग गई। जैसे ही चीन को पता चला कि भारत चाबहार पोर्ट को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की अंतिम कोशिश कर रहा है, चीन ने इस खेल को पलटने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चल दिया। बीजिंग ने सीधे ईरान के सामने भारत के ऑफर से दोगुना यानी $100 मिलियन का एक भारी भरकम ऑफर टेबल पर रख दिया है। चीन की इस अप्रत्याशित चाल ने पूरे समीकरण को उलझा दिया है, क्योंकि ईरान इस समय भारी आर्थिक दबाव में है। हालांकि भारत इस समय चीन के इस विशाल ऑफर को देखकर घबराया नहीं है, बल्कि नई दिल्ली बेहद शांति और परिपक्वता से इस नए संकट और चीन के इस $100 मिलियन के ऑफर पर गहराई से विचार कर रही है कि भारत का अगला जवाबी कदम क्या होना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम एशिया की राजनीति में इस समय एक ऐसा कूटनीतिक तूफान उठ चुका है जिसने नई दिल्ली, तेहरान और बीजिंग तीनों राजधानियों के सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ एक बंदरगाह का नहीं है, बल्कि यह एशिया की भविष्य की भू राजनीतिक ताकत, व्यापारिक गलियारों और रणनीतिक वर्चस्व की उस जंग का हिस्सा बन चुका है जिसमें भारत और चीन आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे थे। आधिकारिक तौर पर यह सम्मेलन समाप्त हो चुका है और लगभग सभी विदेशी प्रतिनिधिमंडल अपने अपने देशों को लौट चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरानी विदेश मंत्री अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं।
साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में भारत के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और विदेश मंत्रालय के शीर्ष रणनीतिकार लगातार उनके साथ बेहद गोपनीय बैठकों में जुटे हुए हैं। इन बैठकों का केंद्र है वह परियोजना जिसने पिछले कई वर्षों से भारत की सामरिक सोच को नई दिशा दी है, चाबहार पोर्ट। यह वही बंदरगाह है जिसे भारत ने सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपने भविष्य के भू राजनीतिक अस्तित्व की रीढ़ माना था। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने के लिए करोड़ों डॉलर का निवेश किया। भारतीय इंजीनियरों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया और नई दिल्ली ने इसे मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित दरवाजा समझकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि चाबहार सिर्फ ईरान का बंदरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान को बायपास कर सीधे मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सपना है। यही कारण है कि भारत अब इस पोर्ट के दीर्घकालिक संचालन और नियंत्रण को सुरक्षित रखने के लिए आखिरी दांव खेल रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने ईरान के सामने लगभग $50 मिलियन का एक बेहद संतुलित और रणनीतिक प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव केवल आर्थिक निवेश तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसमें लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर टर्मिनल विस्तार, रेल कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग जैसी कई दीर्घकालिक योजनाएं भी शामिल हैं। नई दिल्ली का मकसद साफ है, चाबहार को केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC का मुख्य केंद्र बनाना। भारत ये अच्छी तरह समझता है कि यदि चाबहार उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया तो मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक पहुंच कमजोर पड़ सकती है। लेकिन इसी बीच इस पूरी गुप्त बातचीत की भनक अचानक बीजिंग तक पहुंच गई। चीन, जो पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसने इस घटनाक्रम को अपने हितों के लिए बड़ा खतरा माना। जैसे ही चीन को संकेत मिला कि भारत ईरान के साथ किसी दीर्घकालिक समझौते की ओर बढ़ रहा है, बीजिंग ने बिना समय गंवाए ऐसा दांव चला जिसने पूरे खेल का संतुलन बदल दिया। बताया जा रहा है कि चीन ने सीधे तेहरान के सामने भारत के प्रस्ताव से 2 गुना यानी लगभग $100 मिलियन का भारी भरकम ऑफर रख दिया है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है बल्कि चीन का संदेश बेहद स्पष्ट है। वह हिंद महासागर से लेकर पश्चिम एशिया तक किसी भी रणनीतिक क्षेत्र में भारत को खुली छूट देने के मूड में नहीं है। चीन जानता है कि यदि चाबहार पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई तो ग्वादर पोर्ट की रणनीतिक अहमियत पर असर पड़ सकता है। इसलिए बीजिंग अब इस पूरे मामले को केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में देख रहा है। चीन का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और गिरती मुद्रा जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। तेहरान को विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है और ऐसे में चीन का $100 मिलियन का ऑफर निश्चित रूप से आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहां और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि भारत इस अचानक आए चीनी प्रस्ताव से घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा। नई दिल्ली की रणनीति हमेशा से तात्कालिक प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक संतुलन पर आधारित रही है। भारतीय रणनीतिकार यह समझते हैं कि केवल पैसा ही हर डील का अंतिम निर्णायक नहीं होता। ईरान भी यह जानता है कि चीन जहां बड़े निवेश के वादे करता है, वहीं कई देशों में उसके प्रोजेक्ट कर्ज के जाल और अत्यधिक निर्भरता की चिंता भी पैदा कर चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा और दीर्घकालिक साझेदारी का रिकॉर्ड माना जा रहा है। नई दिल्ली ने कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद ईरान के साथ अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए। अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने चाबहार परियोजना को पूरी तरह छोड़ा नहीं, क्योंकि यह उसके लिए केवल आर्थिक निवेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीतिक आवश्यकता थी। यही कारण है कि भारत अब बेहद शांत लेकिन निर्णायक अंदाज में अगला कदम तय कर रहा है। साउथ ब्लॉक में चल रही बैठकों में केवल आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि इस बात पर भी गहन विचार किया जा रहा है कि किस तरह ईरान को यह भरोसा दिलाया जाए कि भारत के साथ साझेदारी उसे दीर्घकालिक स्थिरता और संतुलित सहयोग दे सकती है। माना जा रहा है कि भारत अब चाबहार को INSTC, रूस के साथ व्यापारिक गलियारों और मध्य एशिया की ऊर्जा सुरक्षा से जोड़कर एक व्यापक रणनीतिक पैकेज तैयार कर सकता है।
इसके अलावा भारत की एक और बड़ी ताकत यह है कि वह ईरान के लिए केवल निवेशक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद राजनीतिक साझेदार भी है। चीन के विपरीत भारत की छवि क्षेत्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत संतुलित और गैर आक्रामक मानी जाती है। यही वजह है कि तेहरान के लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चाबहार पोर्ट आने वाले वर्षों में एशिया की भू राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यदि भारत यहां अपनी स्थिति मजबूत करता है तो उसे अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलेगी, जबकि चीन के लिए यह उसके बेल्ट एंड रोड नेटवर्क को चुनौती देने वाली स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर यदि चीन इस परियोजना में गहरी पैठ बना लेता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यह लड़ाई केवल डॉलर के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उस भविष्य की लड़ाई है जिसमें तय होगा कि एशिया के व्यापारिक मार्गों और रणनीतिक गलियारों पर किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। फिलहाल नई दिल्ली बेहद संयमित तरीके से हर विकल्प पर विचार कर रही है। भारत जानता है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम उसके दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत इस समय केवल आर्थिक जवाब देने के बजाय कूटनीतिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर एक व्यापक प्रतिक्रिया तैयार कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे मामले में रूस की भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि INSTC परियोजना में रूस भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है और मॉस्को नहीं चाहेगा कि यह गलियारा पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ईरान आखिर किस दिशा में फैसला लेता है। क्या तेहरान चीन के बड़े आर्थिक प्रस्ताव के आगे झुक जाएगा या फिर भारत के साथ अपने पुराने रणनीतिक विश्वास को प्राथमिकता देगा? यह सवाल केवल चाबहार पोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की शक्ति संरचना प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दिल्ली के सत्ता गलियारों में चल रही गोपनीय बैठकों ने यह साफ कर दिया है कि भारत इस लड़ाई को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। नई दिल्ली अब केवल एक निवेशक की भूमिका में नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के रूप में सोच रही है, और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन भारत, ईरान और चीन तीनों देशों के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आखिर दिल्ली के इस बंद कमरे में भारत और ईरानी विदेश मंत्री के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? क्या चीन अपने पैसों के दम पर भारत के 120 मिलियन डॉलर और हमारी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अपनी संप्रभुता और देश के गौरव की रक्षा के लिए इस महाशतरंज में कौन सा नया और गुप्त पासा फेंकने जा रहा है? आज की इस विशेष गंभीर और बेहद खोजी रिपोर्ट में हर एक अंदरूनी और कूटनीतिक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का यह विश्लेषण देश की सुरक्षा और हमारी वैश्विक साख से जुड़ा हुआ है। चीन और भारत के बीच मची इस 100 मिलियन डॉलर की होड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरान के भीतर चल रहे उस आर्थिक चक्रव्यूह को समझना होगा जिसने तेहरान को अपनी सबसे कीमती रणनीतिक संपत्तियों की बोली लगाने पर मजबूर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का यह एक कड़वा नियम है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है तो उसके पास अपनी संप्रभुता और अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को दांव पर लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इस समय ईरान एक ऐसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आर्थिक संकट, हाइपर इन्फ्लेशन से गुजर रहा है जिसकी कल्पना भी किसी आम नागरिक के लिए कर पाना मुश्किल है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के आंकड़ों को देखें तो इस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 13,19,000 ईरानी रियाल के पार पहुंच चुकी है। इस एक आंकड़े को सुनकर ही आप सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय ईरान के जमीनी हालात कितने ज्यादा संवेदनशील और दर्दनाक हो चुके होंगे। देश की करेंसी का मूल्य इस कदर रसातल में चला जाए, वहां की बैंकिंग प्रणाली, वहां का व्यापार और वहां के आम नागरिकों का जीवन पूरी तरह पटरी से उतर जाता है। वहां रोजमर्रा चीजें, राशन, दवाइयां और ईंधन खरीदना आम जनता की पहुंच से कोसों दूर हो चुका है। इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए इसका मुकाबला हम अपने देश भारत की मौजूदा स्थिति से करके देखते हैं। इस समय भारत के भीतर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर लगभग 95 रुपए तक पहुंच चुकी है। महज इतने भर से ही हमारे देश में चारों तरफ चिंता का माहौल है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।
आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ रहा है और देश के भीतर इस आर्थिक दबाव को लेकर लगातार चर्चाएं और विरोध हो रहे हैं। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए कि जहां भारत में डॉलर के 95 रुपए होने पर इतनी गंभीर स्थिति बन सकती है, वहां ईरान में जब $1 के बदले 3,19,000 रुपए रिहाल देने पड़ रहे हो, तो वहां की जनता और वहां की सरकार पर क्या गुजर रही होगी। यही वह सबसे बड़ी और मुख्य वजह है जिसके कारण ईरान के नीति निर्माताओं के पास अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी ऑक्सीजन देने के लिए और देश के भीतर जरूरी सामानों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ईरान के पास अब विदेशी मुद्रा की सख्त किल्लत है। इसी कंगाली और आर्थिक लाचारी के कारण ईरान अब अपने यहाँ के सबसे प्रमुख सरकारी संस्थानों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और चाबहार पोर्ट जैसे बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक ठिकानों का नियंत्रण या तो सीधे बेच रहा है या फिर उन्हें लीज पर देकर तुरंत मोटा पैसा कमाने पर विचार कर रहा है। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस समय केवल भारत और चीन ही दो ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो उसे इस संकट से उबारने के लिए तुरंत भारी भरकम कैश दे सकती हैं, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर अब इस पूरे खेल में चीन की एंट्री हुई है। ईरान के इसी आर्थिक संकट के बीच अब नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों से जो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है, वह किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रालय ने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची को दिल्ली में ही रोक रखा है। नई दिल्ली के रणनीतिकार इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस समय ईरान को तुरंत पैसों की सख्त जरूरत है, और जैसे ही अराची यहां से रवाना होंगे, बीजिंग उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठा है। भारत का सीधा और स्पष्ट रुख यह है कि जब तक चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के साथ अंतिम और निर्णायक डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक अराघची को भारत से जाने नहीं दिया जाएगा। इस रणनीतिक घेराबंदी को लेकर दुनिया के बाकी देश या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो भी कयास लगाना चाहे लगाए, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता के मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति के बीच इस समय जो सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी कूटनीतिक खेल खेला जा रहा है, उसका केंद्र बन चुका है ईरान का चाबहार पोर्ट और नई दिल्ली के बंद कमरों में चल रही वह हाई वोल्टेज रणनीतिक बातचीत, जिसकी भनक अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को लगने लगी है। ईरान इस समय गंभीर आर्थिक दबावों से गुजर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों, घटते विदेशी निवेश, ऊर्जा निर्यात पर बढ़ती पाबंदियों और क्षेत्रीय अस्थिरता ने तेहरान की अर्थव्यवस्था को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उसे तत्काल नकदी, बड़े निवेश और भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है। और यही वह मोड़ है जहां भारत और चीन जैसी दो एशियाई शक्तियां इस पूरे समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। तेहरान भली भांति जानता है कि इस संकट की घड़ी में अगर कोई देश उसे तेजी से आर्थिक राहत दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकता है और वैश्विक मंच पर उसका रणनीतिक समर्थन कर सकता है, तो वे केवल नई दिल्ली और बीजिंग हैं। लेकिन इसी मजबूरी ने अब चाबहार पोर्ट को केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का मैदान बना दिया है। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों से निकल रही अंदरूनी खबरें इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है। दुनिया भर से आए प्रतिनिधिमंडल अपने अपने देशों को लौट चुके हैं, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। यही वह तथ्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, विदेश मंत्रालय और शीर्ष रणनीतिकारों ने इस पूरे मामले को केवल एक सामान्य कूटनीतिक बैठक के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णायक अवसर के रूप में लिया है। नई दिल्ली यह समझ चुकी है कि ईरान की वर्तमान आर्थिक स्थिति उसे बेहद कमजोर स्थिति में ला चुकी है और चीन इसी कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी में है। बीजिंग लंबे समय से पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अरबों डॉलर झोंक रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर अफ्रीका के समुद्री मार्गों तक चीन अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा चुका है। ऐसे में अगर चाबहार पोर्ट भी चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला जाता है,
तो हिंद महासागर और मध्य एशिया में भारत की वर्षों पुरानी रणनीति को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यही कारण है कि भारत इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली को यह डर सता रहा है कि जैसे ही अराघची दिल्ली से रवाना होंगे, बीजिंग उन्हें भारी भरकम आर्थिक पैकेज, कर्ज और निवेश प्रस्तावों के जरिए अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। चीन की रणनीति हमेशा से यही रही है कि आर्थिक संकट में फंसे देशों को बड़े निवेश और त्वरित नकदी का लालच देकर उन्हें दीर्घकालिक रणनीतिक निर्भरता में बदल दिया जाए। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से लेकर अफ्रीका के कई देशों तक दुनिया इस मॉडल को देख चुकी है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर चाबहार पर चीन का प्रभाव बढ़ा तो यह केवल एक बंदरगाह का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह दक्षिण एशिया, अरब सागर और मध्य एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस बार भारत ने बेहद आक्रामक लेकिन सुनियोजित कूटनीतिक रणनीति अपनाई है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली का स्पष्ट संदेश है कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। भारत चाहता है कि इस परियोजना में उसकी दीर्घकालिक भागीदारी, संचालन अधिकार, व्यापारिक प्राथमिकता और रणनीतिक पहुंच पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह केवल व्यापारिक निवेश नहीं, बल्कि भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक जीवन रेखा है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से भारत ने इस परियोजना पर करोड़ों डॉलर खर्च किए, अपने इंजीनियरों और विशेषज्ञों को लगाया और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद ईरान के साथ सहयोग जारी रखा। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान की आर्थिक मजबूरी और चीन की आक्रामक कूटनीति ने इस पूरे समीकरण को विस्फोटक बना दिया है। दिल्ली में चल रही बातचीत को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वे यह संकेत देती हैं कि भारत इस बार केवल आश्वासनों पर भरोसा करने वाला नहीं है। नई दिल्ली की कोशिश है कि किसी भी संभावित चीनी दखल से पहले ईरान के साथ ऐसी निर्णायक डील की जाए जिससे आने वाले दशकों तक चाबहार में भारत की रणनीतिक स्थिति सुरक्षित रहे। यही कारण है कि भारत के सुरक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञ लगातार ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें कर रहे हैं। दक्षिण ब्लॉक के बंद कमरों में हो रही इन चर्चाओं को लेकर आधिकारिक तौर पर भले ही ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह केवल सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति राजनीति का बड़ा अध्याय बन चुका है। भारत की रणनीति पूरी तरह बहुस्तरीय दिखाई देती है। एक तरफ वह ईरान को आर्थिक सहयोग, निवेश और रणनीतिक साझेदारी का भरोसा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि चीन को इस क्षेत्र में निर्णायक बढ़त न मिल सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।